बैक एंड टाइम टीवी के मौजूद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जंग का नतीजा ये हुआ कि वो सर्ब जो उस्मानियों को शिकस्त देने आए थे वो अपना इलाका हार बैठे। सर्बियन अंपायर जो एक बहुत बड़ी सल्तनत थी कई टुकड़ों में बट गई और ये टुकड़े ओतमान अंपायर की बर्तरी तस्लीम करने लगे, यानी इखराज देने लगे। सर्बों की अजीम तबाही और उस्मानी तुर्कों का यूरोप की अहम तरीन सल्तनत सर्बिया को शिकस्त देना यूरोप की ईसाई रियासतों के लिए मौत का पैगाम था, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय मुल्क स्पेन में मुसलमानों की 8 सदियों तक फैली सल्तनत गरनाता और अंदिलेस देखी थी, जिसे वह पूरी ताकत के बावजूद बैटल ऑफ मुरिस्टा के वक्त तक पूरी तरह खत्म कर सकते थे। स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत गरनाता की शक्ल में थोड़े से इलाके पर उस वक्त भी मौजूद थी, यानी ईसाइयों के नजदीक यूरोप में मुसलमानों की एक सल्तनत खत्म हो रही थी तो दूसरी जन्म ले रही थी। ऐसे में इस सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले के लिए यूरोप के ईसाई इकट्ठे हो गए। ईसाइयों के सबसे बड़े रूहानी पेशवा पोप ने यूरोप भर में ईसाइयों को ओतमान अंपायर के मुकाबले में इकट्ठे करना शुरू कर दिया, यानी एक और सलीबी जंग की इब्तिदा होने जा रही थी। इससे पहले बैतुल मुकद्दस के लिए मुसलमान और यूरोप के ईसाइयों में तवील सलीबी जंगें हो चुकी थी। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों की ममलूक सल्तनत का राज था। इधर उस्मानी तुर्क भी यूरोपीय ईसाइयों के खिलाफ जिहाद कर रहे थे और यूरोपीय ईसाई भी इसे महजबी जंग यानी क्रूसेडों का ही नाम देते थे। सो महजब के नाम पर दोनों तरफ से तबले जंग बजा दिया गया। सल्तनत उस्मानिया की फौज मुतहदा और मुनज़्ज़म थी, लेकिन यूरोप बिखरा हुआ था। इसे उस्मानी तुर्कों जैसी जबरदस्त जंगी महारत रखने वाली फौज से मुकाबले के लिए एक लीडर चाहिए था, जो कि उस वक्त यूरोपियंस के पास नहीं था। लेकिन फिर ये लीडर इन्हें सर्बिया की टूटी हुई रियासत के एक किनारे से मिल गया। ये एक सरब शहजादा लाजार था जिसने 1380 की दहाई के आखिर में तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी, यानी इन्हें वो जजिया जो बैटल ऑफ मुरिस्टा के बाद से अदा कर रहे थे वो देने से इनकार कर दिया। इसी पर बस नहीं बल्कि एक झड़प में लाजार ने उस्मानी सिपाहियों को शिकस्त दी। प्रिंस लाजार की इस फतह ने यूरोप में उम्मीद की करन जगा दी। उन्हें अपनी आज़ादी वापस मिलने की उम्मीद होने लगी। इसी दौरान बोस्निया ने भी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और तुर्कों के एक दस्ते को भी शिकस्त दे दी। इन दोनों फतूहात से यूरोपीय ईसाइयों का मुराल बुलंद हो गया और यूरोपीय ईसाइयों को लगा कि वो सल्तनत उस्मानिया को कम अज कम यूरोप से तो बाआसानी बाहर निकाल सकते हैं। ये सिलसिला कोहे बल्कान के नीचे प्रिंस लार्स के झंडे तले अब वो लश्कर जमा होने लगा, जिसे ईसाई रूहानी पेशवा पोप की भी हिमायत हासिल थी। यही नहीं बल्कि पोप की खास फौज के जंगजू यानी टाइटस भी इस फौज का हिस्सा थे। 1 लाख का लश्कर महजबी नारे के नीचे आजादी की जंग लड़ने के लिए तैयार खड़ा था और प्रिंस लार्स जो यूरोपीय ईसाइयों का हीरो बन चुका था इस वक्त उसकी क़ियादत कर रहा था। इस बार उस्मानी तुर्क भी गाफिल नहीं थे। सर्बों और बोस्निया से 2 छोटी लड़ाइयों में शिकस्त के बाद सुल्तान मुराद अनातोलिया में अपने बेटे यकूब को छोड़कर खुद यूरोपीय हेडक्वार्टर ट्रेड्रियन वापस आ चुका था। सुल्तान मुराद की जाती फौज येनिचीरी आर्मी के 2000 जवान उसके साथ थे। 1 अगस्त 1389 को यूरोप में ठीक इस जगह जहां आज कैचनिक शहर है, सुल्तान मुराद अव्वल 60,000 का लश्कर लेकर 1 लाख सलीबियों के सामने खड़ा था। इस लड़ाई को जंग सौफ कहते हैं। यूरोप में उस्मानियों के लिए ये एक फैसला कुन जंग थी। सुल्तान मुराद के लश्कर में उसका बेटा बा यजीद भी एक हिस्से की क़ियादत कर रहा था, जबकि मरकज में सुल्तान खुद अपनी इंतहाई तरबियत याफ्ता फौज के घेरे में मौजूद था। जंग शुरू हुई तो ईसाइयों का पलड़ा आगाज में भारी रहा। उन्होंने उस्मानियों के लश्कर के एक हिस्से को पीछे की तरफ धकेल दिया। उस्मानियों के पांव लड़खड़ाने के करीब थे कि सुल्तान मुराद ने एक बहुत दिलेराना फैसला किया। उसने अपने बेहतरीन सिपाहियों को जो उसका महाज में भी थे लड़ने के लिए आगे भेज दिया और खुद तन्हा पीछे रह गया। ये एक खतरनाक चाल थी, एक बहुत बड़ा रिस्क था। सुल्तान मारा भी जा सकता था और इसके मारे जाने से उस्मानी ये जंग हार भी सकते थे। और फिर देखिए कि हुआ भी यही। एक ईसाई नाइट किसी तरह सुल्तान तक जा पहुंचा। उसने खंजर के वार से सुल्तान मुराद को कत्ल कर दिया। किस्मत का सितम देखिए कि इधर सुल्तान मुराद मैदान जंग में जान से गया तो दूसरी तरफ सलीबियों का सलार प्रिंस लाजार भी लड़ते हुए मैदान जंग में मारा गया।
اب ایک طرف لازار کا بیٹا اور دوسری طرف سلطان مراد کا بیٹا بایزید اپنے اپنے لشکر کی قیادت کرنے لگے۔ جنگ کی ہولناکی بڑھ چکی تھی اور لاشوں پر لاشیں گر رہی تھی، لیکن ایسے میں ایک ناقابل یقین بات ہوئی۔ یورپی لشکر کے ایک اہم حصے نے پسپائی شروع کر دی، یعنی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اس سے عیسائی لشکر کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس حصے کا سردار شروع سے ہی ترکوں کے ساتھ مل چکا تھا۔ ہو سکتا ہے مل چکا ہو سکتا ہے جنگ کو بے نتیجہ دیکھتے ہوئے اس سردار نے اپنی سپاہیوں کی جان بچانا زیادہ ضروری سمجھی ہو۔ لیکن جو بھی تھا، جنگ سوف ختم ہوئی۔ دونوں فوجیں ہزاروں لاشیں اور اپنے اپنے سالار کی جانیں گوا کر واپس چلی گئیں۔ بظاہر میدان جنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ترکوں کی اسٹریٹجک وکٹری تھی۔ اس جنگ نے سربوں کو اتنا نقصان پہنچا دیا کہ انہوں نے عثمانیوں کے خلاف جدوجہد کا ارادہ ہی ختم کر دیا، بلکہ عثمانیوں کو خراج دے کر اس کی باج گزار ریاست بن گئے۔ صرف سربیا ہی نہیں بلکہ 1390 تک رومن بازنطینی امپائر سمیت بلکان کا تقریباً سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ کا باج گزار بن چکا تھا۔ یہ عثمانیوں کو سالانہ خراج بھی دیتے تھے اور ضرورت پڑنے پر لڑنے کے لیے اپنے سپاہی بھی فراہم کرتے تھے۔ جنگ سوف میں سلطان مراد اول کی جان تو چلی گئی، لیکن وہ اپنے جانشینوں کے لیے 1,00,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ایک بڑی سلطنت چھوڑ کر گیا تھا۔ یعنی اس نے اپنے باپ سلطان اورحان سے ملی سلطنت کو 3 گنا پھیلا چکا تھا۔ سلطنت تو پھیل چکی تھی، لیکن سلطان مراد اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اتنی بڑی عثمانی سلطنت کو فوری طور پر نیا سلطان چاہیے تھا۔ جنگ میں سلطان مراد اول کا ایک بیٹا بایزید بھی موجود تھا۔ بایزید اور دوسرے کچھ لوگوں کو علم تھا کہ سلطان مراد اول اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس خبر کو راز میں رکھا۔ اس کا دوسرا بھائی یعقوب اناتولیہ میں فوج جمع کر رہا تھا، جہاں اسے اس کے باپ ہی نے چھوڑا تھا۔ چنانچہ اسے جنگ کے حالات کی کچھ خبر نہیں تھی، سو بایزید نے اپنے چند وفاداروں کو اپنے بھائی یعقوب کے پیچھے بھیجا اور ترکوں کی غیر اعلانیہ روایت کے مطابق یعقوب کو گلا دبا کر ہلاک کر دیا۔ صرف عثمانی ترکوں میں ہی نہیں بلکہ اس دور کی دوسری بادشاہتوں میں بھی یہی طریقہ رائج تھا کہ ہر نیا بادشاہ بادشاہت کے دوسرے امیدواروں سے جان چھڑوانا پہلا فرض سمجھتا تھا، تاکہ ریاست میں آرڈر کو برقرار رکھا جا سکے، کیونکہ جب تک سلطانی کے دوسرے دعوے دار بھی رہیں گے محلاتی سازشیں بند نہیں ہوں گی۔ تو اسی مفروضے کے تحت ہر نیا سلطان بھی اپنے بھائیوں سمیت ہر متوقع امیدوار کو گلا دبا کر ہلاک کروا دیتا تھا۔ اب بایزید سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان بن چکا تھا۔ اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج صلیبی جنگیں نہیں تھیں، بلکہ خود اس کے اپنے ترک قبیلے اور ان کا سب سے بڑا مددگار امیر تیمور اصل چیلنج تھا۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کا بقیہ حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔